तो कैसे हैं आप लोग? आ गए फिर से शॉर्टकट मारने के लिए बेशर्मो? अरे ज्ञान के पुजारी हो मान लिया, पर इतना क्या शौक है पढ़ने का? ओहो अच्छा, अब समझ आया। लॉकडाउन वॉकडाउन तो खत्म होने आ गया और आ गए तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाले कि चलो भैया एग्जाम देने आ जाओ। इसलिए याद आई ना पढ़ने की। बाकी हम तो महान लोग हैं, कभी पढ़ाई का मुंह नहीं देखते। चलो खैर आ गए हो तो हम अपना पिछली बार का ट्रांसफर फंक्शन का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली बार तक हम देख चुके हैं बेसिक के ट्रांसफर फंक्शन क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, फीचर क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इस बार हम थोड़ा डिटेल में घुस के उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और उसका एक मेन पार्ट जो आपके मार्क्स जेब बटोरने के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम, वो करने वाले हैं। तो ज्यादा देर किए बिना अपने कान में चुभने वाले ईयरफोन पहन लो और चलो शुरू करते हैं आज की ज्ञान की गंगा। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, ब्लॉक डायग्राम्स के बारे में हमें आज बात करनी है। तो आखिर है क्या ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन? तो सबसे पहले भैया डेफिनेशन, कि अगर आपके पास कोई भी फिजिकल सिस्टम हो तो उसके इनपुट और आउटपुट का कॉज एंड रिस्पॉन्स एनालिसिस जो होता है, रिलेशनशिप उनका जो होता है, उसको तुम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बताते हो। इसका मतलब कि चलो भैया मान लिया कोई सिस्टम है, उसमें इनपुट आउटपुट आ रहा है, उनके रिलेशनशिप को तुम्हें फोटो के रूप में बताना है। अब ये फोटो कैसी होती है ये मैं आगे बताने वाला हूं, पर अभी इतना याद रखो कि फोटो के रूप में बताना है, ब्लॉक्स के रूप में बनाना है। आप बचपन से बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम बनाते आ रहे हो, तो उसी तरह से अब एक जनरल कंट्रोल सिस्टम वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनका ब्लॉक डायग्राम हम बनाने वाले हैं और उनको सॉल्व करके ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने वाले हैं। इसलिए ये ट्रांसफर फंक्शन का एक पार्ट मान सकते हो, एग्जाम में मार्क्स बटोरने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है तुम्हारे लिए। अब किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को ब्लॉक की मदद से अगर तुम रिप्रेजेंट करो तो उसकी कैलकुलेशन करनी बहुत ईजी हो जाती है। और ये जो ब्लॉक डायग्राम होते हैं, आहा इतने सारे इंटरकनेक्शन हो जाते कभी कभी कि वाह भाई वाह। असली में अगर देखोगे तो आंखें फट जाएगी, इतना खतरनाक होता है। लेकिन ब्लॉक डायग्राम बना के चलो थोड़ा तो समझ आ ही जाता है। और इन ब्लॉक्स को अगर तुम सीक्वेंस में अरेंज करो तो आपको एक प्रॉपर रिलेशनशिप उनका आप कैलकुलेट कर सकते हो, उनका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो, उनका इंटरकनेक्शन समझ सकते हो कि भैया हाँ, कि यहां पर इनपुट देने से यहां पर ये चीज हो रहा है, यहां पर यह आउटपुट मिल रहा है, यहां पर वगैरह वगैरह हो रहा है। तो इन शॉर्ट आपकी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल सिस्टम को जो आप अभी तो नहीं समझ सकते, इंडस्ट्री के अंदर जो भी हाई फाई मशीन चलते हैं उन्हें समझने के लिए ब्लॉक डायग्राम के फोटो आपके काम आते हैं और उनकी कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की जो ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करने से पहले या देखने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए जनरल एक ब्लॉक डायग्राम बता देता हूं जो आप पहले शायद देख चुके हैं। ये और कुछ नहीं, ये हमारा जनरल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है जिसके अंदर ये G1 G2 जैसा कुछ घुसा दिया। आप देखते हैं एक एक करके क्या क्या है। सबसे पहला तो ब्लॉक, ये जो स्क्वायर है जिनमें G1 G2 H लिखा है, ये हमारे ब्लॉक है। ब्लॉक यानी स्क्वायर। अब ये क्या बताते हैं? ये एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन बताते हैं इनपुट के ऊपर जो आपको कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देता है। यानी यहाँ पे इनपुट आ रहा है RS, अब RS के साथ बीच में ये जो कुछ भी गड़बड़ घोटाला हो रही है वो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन बताती है। और फाइनली ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाने के बाद फाइनली आपको इस आउटपुट में CS मिल जाता है। अब इनपुट और आउटपुट के बीच में ये जो ब्लॉक्स जो भी बनाए हैं ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं जिससे आपको आउटपुट कैलकुलेट करने में आप हेल्प मिलती है। अब आउटपुट क्या है? तो आपके ये जो G1 G2 है इन्हें गेन कहते हैं, जो आप पिछले ट्रांसफर फंक्शन में देख चुके हैं कि G यानी गेन होता है। तो इनपुट की वैल्यू को अगर आप गेन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आउटपुट मिलता है और वो आउटपुट की वैल्यू आपके सिस्टम के अंदर कुछ वैल्यू रखती है, आपके लिए कुछ वैल्यू रखती है कुछ पैरामीटर कंट्रोल करने में। और इन जनरल अगर आपको सिंपल एक ब्लॉक यहाँ पे मैं दे देता G1 G2 की जगह, यानी खाली सिर्फ G दे देता, G ऑफ S और R ऑफ S इनपुट, तो आपका आउटपुट C ऑफ S ऐसा हो जाता कि G ऑफ S इंटू R ऑफ S। यानी आउटपुट कभी भी C से रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट को R से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लॉक जो होते हैं ज्यादातर G से आते हैं। बस ये एक H फीडबैक के अंदर आता है ब्लॉक, बाकी G होते हैं। अब आई मेन मुद्दे के बाद, समिंग पॉइंट। तो ये जो तुम गोला देख सकते हो जिसमें प्लस माइनस का सिंबल बनाया गया है, इसे हम कहते हैं समिंग पॉइंट। करता क्या है ये? तो ब्लॉक डायग्राम के मॉडल के अंदर दो या ज्यादा सिग्नल जो अलग अलग दिशा से आ रहे हो या एक दिशा से आ रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उनको अलजेब्रिक फंक्शन ऐड करता है। यानी प्लस माइनस कुछ भी करना हो सिग्नल के बीच में, गेन के बीच में, तो ये समिंग पॉइंट करता है ना? सिंपल। हाँ चलो अब बाकी के टर्म देखते हैं। और हाँ एक बात बता देता हूं कि यहां पर जो RS और BS दिख रहा है ना, RS हमारा इनपुट आ रहा है और BS फीडबैक की मदद से आ रहा है, और ये दोनों समिंग पॉइंट पे मिक्स होकर बाद में आपको ES दिख रहा है। तो ES जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी
आर एस हमारा पॉजिटिव है, उस पर आप देख सकते हो प्लस का सिंबल, और बी एस हमारा नेगेटिव है क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक है। तो ई एस क्या होगा, तो ई एस आएगा आर एस माइनस बी एस। अब ये जो सी एस के पहले वो गोला देख रहे हो तुम डॉटेड लाइन वाला, उसे हम कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट इसलिए क्योंकि वो बीच से ही टेक ऑफ करके साइड में भाग रहा है, यानी आपका फीडबैक निकाल रहा है वहां से। तो ब्लॉक डायग्राम का वो कंपोनेंट जहां से सिग्नल डायरेक्टली सप्लाई किसी और पॉइंट को किया जाता है, एक या उससे ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। यहां पर हमने एक ही पॉइंट निकाला है खुशनसीबी से, लेकिन कभी कभी आपका दिमाग खराब करने के लिए एग्जाम वाले ज्यादा पॉइंट भी घुसेड़ देते हैं, वो हम देखेंगे आगे। अब बात करते हैं फॉरवर्ड पार्ट की। तो आप देख सकते हैं जो हमारा आर एस है वो लेफ्ट से राइट सी एस की तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये डायरेक्शन है हमारे सिग्नल की फ्लो की, यानी इनपुट्स आउटपुट तक किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये होता है हमारा फॉरवर्ड पाथ। अब इस पर अगर आप गौर फरमा के देखोगे तो नीचे घुमा के एक फीडबैक पाथ भी दिया है जो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यानी इन शॉर्ट आउटपुट से इनपुट की तरफ जाने की जो डायरेक्शन होती है वो आपकी फीडबैक पाथ होती है, और इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने की डायरेक्शन होती है वो फॉरवर्ड पाथ होती है। तो इस बेवकूफ़ी यानी बकवास टॉपिक के बाद अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर इन ब्लॉक डायग्राम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, यानी क्या लॉजिक क्या लगाते हैं इन फालतू ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो पहला रूल है ब्लॉक्स इन सीरीज का, यानी मान लो कि इस तरह से आपके पास 3 ब्लॉक है G1 G2 G3, और इनपुट है RS और आउटपुट है CS। तो G1 के बाद जो मेरा इनपुट होगा वो RS इंटू G1 हो जाएगा, G2 के बाद RS G1 G2 हो जाएगा, और G3 के बाद RS G1 G2 G3 हो जाएगा, वो मेरा CS की वैल्यू है। अब मुझे इनको सीरीज में से कुछ इस तरह कन्वर्ट करना है कि मेरा जो फाइनल आउटपुट है उसकी वैल्यू मुझे सेम मिलनी चाहिए, यानी अभी जो मुझे आउटपुट मिल रहा है RS इंटू G1 इंटू G2 इंटू G3 वही आउटपुट मिलना चाहिए। तो कुछ नहीं, मैं G1 G2 G3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप कैलकुलेट करो कि RS है, अब उसको G1 G2 G3 से मल्टीप्लाई करो, आउटपुट सेम आएगा पहले जैसे केस में। तो इस तरह से यानी अगर सीरीज में है तो तुम उन ब्लॉक्स को मल्टीप्लाई में करके लिख सकते हो G1 G2 G3, तो इससे आउटपुट सेम लगा। यानी इन शॉर्ट अब तुम जितने भी फालतू ऑपरेशन देखने वाले हो ब्लॉक डायग्राम के, उन सभी में आपको एक ही जुगाड़ लगाना है कि भैया कैसे भी घुमा फिरा के कर लो, पर RS और CS का जो रिलेशनशिप आता है, यानी ब्लॉक्स के बाद जो RS की वैल्यू मिलती है वो सेम मिलनी चाहिए। वो आप ब्लॉक में कुछ भी छेड़छाड़ करो उससे बदलनी नहीं चाहिए, जैसे कि यहां पे हमने किया। अब इसमें एक एक्सेप्शन है भैया कि अगर आपके पास इस तरह से 3 पॉइंट हैं, और हाँ याद रखना ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसमें RS G1 ये कोई अलग से नहीं, ये उसकी वैल्यू है, वो कोई बाहर से अलग से बाहर पॉइंट नहीं आ रहा है, वो सिर्फ बता रहा है कि हाँ भैया इस पॉइंट पे RS G1 की इनपुट है, इस पॉइंट पे RS G1 G2 इनपुट है। अब लेकिन नीचे वाला पॉइंट देखो, यहां पर हमने बीच में टेक ऑफ पॉइंट घुसेड़ दिया है, तो इससे क्या हो गया, तो इससे भैया ये हो गया कि टेक ऑफ पॉइंट जो है बीच से कुछ फीडबैक ले जाता है, इसकी वजह से आपके इनपुट के वैल्यू में चेंज आता है, और इस वजह से आप G1 G2 G3 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि G1 G2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि वो एक साइड में, और G3 एक ही साइड में रहेगा, लेकिन बीच में जब तक ये टेक ऑफ पॉइंट तुम नहीं हटाते इस ब्लॉक डायग्राम को तुम तीनों को मर्ज नहीं कर सकते, सेपरेट ही रखना पड़ेगा, G1 G2 का एक ग्रुप, G3 का एक ग्रुप। अब नेक्स्ट है भैया ब्लॉक्स इन पैरेलल, यानी तुम देख सकते हो कि एक RS बेचारा आउट इनपुट आ रहा है, 3 ब्लॉक्स में घुसेड़ दिया पैरेलल, तुम्हारे इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे G1 G2 G3, और हर एक पे उसका आउटपुट जो है अलग अलग मिलेगा ब्लॉक के बाद, जैसे कि फर्स्ट ऊपर वाले में RS G1 मिल जाएगा, सेकेंड वाले में RS G2 मिल जाएगा, और थर्ड वाले में RS G3 मिल जाएगा, और फाइनली एक समिंग पॉइंट पे तीनों को घुसेड़ के आउटपुट निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट वाला नेगेटिव है, यानी RS G1 माइनस RS G2, नहीं प्लस है, हाँ रुको, माइनस RS G1 माइनस फर्स्ट वाले का सिंबल है, RS G2 पॉजिटिव है तो प्लस RS G2, और फाइनली प्लस RS G3। तो ये आउटपुट की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से मर्ज कर देंगे कि RS G2 प्लस G3 माइनस G1, क्योंकि G1 माइनस वाला था। अब इसको तुम सॉल्व करके देख लो भैया, तो RS इंटू ब्रैकेट में G2 प्लस G3 माइनस G1, ये आपका आउटपुट आएगा, जो सेम वैल्यू आपको फर्स्ट कंडीशन में मिल रही थी। यानी हमने चेंज तो किया लेकिन आउटपुट इनपुट के रिलेशन में चेंज नहीं आने दिया। यही चीज हमें हर जगह लगानी है लॉजिक, बस वो कैसे लॉजिक लगाते हैं इस तरह से तुम फॉर्मूला याद कर सकते हो, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, यहीं पे भी साला यही टेक ऑफ पॉइंट बीच में घुस गया कि अगर नॉर्मली समिंग पॉइंट और ब्लॉक होते पैरेलल में तो हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में टेक ऑफ पॉइंट घुस गया तो ये सिग्नल में से कुछ फीडबैक की वैल्यू कम कर देता है, इस वजह से समिंग पॉइंट से तुम डायरेक्टली इसको इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, इस टेक ऑफ पॉइंट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा।
तो इस टेक ऑफ पॉइंट को हटाए बिना हम इसे इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। लो, इन्हीं का इंतजार था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग को पढ़ाने के लिए बैठा हूं या इन ऐसे फालतू लोगों के सवाल सॉल्व करने के लिए बैठा हूं। चलो देखते क्या फालतू सवाल लाए ये महान बेवकूफों के राजा। सर सर सर, मैं एल्विन बोल रहा हूँ। सर, ये सीरीज और पैरेलल ब्लॉक को सॉल्व कैसे करना वो तो समझ आ गया सर, लेकिन ये जो आप बता रहे हो टेक ऑफ पॉइंट का, तो इसे कैसे सॉल्व करते हो वो भी समझा दो ना सर। बहुत क्यूरियोसिटी जाग रही मेरे मन में कि कैसे इस टेक ऑफ पॉइंट को सॉल्व करके हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं सर। जल्दी बताओ ना, जल्दी। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोगों को सिखाना भी पड़ेगा कि टेक ऑफ पॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं। एक काम करो, मेरी जगह तुम ही आके पढ़ा दो इन लोगों को। अरे कितनी बार बोला है, शांति से बैठा करो। अरे यार, थोड़ी शर्म वरम है कि नहीं? अरे इतना तो अंदाजा लगाओ कि इस वक्त हमारे चैनल को कितने टॉपर, फ्यूचर टॉपर्स देख रहे होंगे। उनके सामने से फालतू सवाल पूछते हुए शर्म नहीं आती? जरा सा तो लिहाज कर लिया करो। खैर छोड़ो, तुम बोलो ना बोलो, मैं तो जो कराना है वही कराने वाला हूं। चलो बात करते भैया कि गेन ब्लॉक के आगे या पीछे शिफ्टिंग पॉइंट को कैसे लेते हैं। पहले बात करते हैं कि गेन ब्लॉक के पीछे, यानी गेन ब्लॉक के आगे ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, इसको गेन ब्लॉक के पीछे ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो यहां पर हमारा इनपुट आ रहा है आर, गेन ब्लॉक की वैल्यू है जी। तो इस जी ब्लॉक के आगे मिलेगा आर जी, वो मेरा सी होगा, और वहां से जो टेक ऑफ पॉइंट निकलेगा उसके अंदर आर जी का फीडबैक जाना चाहिए, या फिर जो भी टेक ऑफ जा रहा है उसका सिग्नल आर जी जाना चाहिए। तो अब मुझे इसे पीछे खिसकाना है, लेकिन वाई की वैल्यू आर जी ही आनी चाहिए, यानी जो मेरा टेक ऑफ पॉइंट से सिग्नल जा रहा है वो मान लो वाई है। लेकिन अगर मैंने उसे पहले खिसका दिया तो वाई में से सिर्फ आर ही जा रहा है, तो मुझे उसे वापस आर जी बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, एक गेन ब्लॉक वहां पे भी घुसेड़ दूंगा। तो वापस देख लो, पहले भी आर जी वाई में जा रहा था, अब भी वाई में आर जी जा रहा है, और सी की वैल्यू भी सेम है। यानी इन शॉर्ट मेरे सिग्नल के जो इनपुट, आउटपुट और टेक ऑफ पॉइंट में जो सिग्नल्स जा रहे थे वो सिग्नल की वैल्यू सेम है, बस पोजीशन बदल दी है हमने। तो अब बात करते हैं कि गेन ब्लॉक के आगे अगर टेक ऑफ पॉइंट ले जाना है तो क्या करना है। हमने पहले पीछे लिया, अब उसके आगे डालना है। तो यहां पर अब भी आर सिग्नल जा रहा है, जी ब्लॉक के बाद आर जी आउटपुट आ रहा है, टेक ऑफ पॉइंट में से वाई इक्वल टू आर का सिग्नल आ रहा है। तो अब मुझे इसे आगे लेना है, तो सेम वही रिपीट करता हूं प्रोसेस कि अगर मैंने उसे आगे ले लिया तो y इक्वल टू आर जी हो जाएगा, लेकिन मुझे y इक्वल टू आर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको इंटू 1/g करना पड़ेगा। तो एक ब्लॉक में 1/g का इंसर्ट कर देता हूं। अब देखो कि मैंने यहां पर आर जी के जी ब्लॉक के बाद मुझे जो सिग्नल मिलेगा आर जी आएगा। तो अगर वहां से y निकलता है तो आर जी इंटू 1/g होगा, और फिर मुझे वापस r की वैल्यू मिल जाएगी। यानी मेरा सिग्नल वापस जो पहले था वैसा आ गया और मैंने पोजीशन चेंज कर दी। ये हो गया सॉल्व। कुछ रटने की जरूरत तो है नहीं, सब सिंपल लॉजिक का खेल है। अब हमने टेक ऑफ पॉइंट की बात कर ली और ब्लॉक्स की भी बात कर ली, ब्लॉक सीरीज पैरेलल में हो। तो अब बात करते हैं समिंग पॉइंट की, यानी वो जो प्लस माइनस वाला सिंबल था उसकी, कि अगर इस समिंग पॉइंट को आगे पीछे खिसकाना है तो उसको क्या करना है। अब समिंग पॉइंट जो है ये कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होता, ये कुछ ऐड या माइनस करता है, यानी अलजेब्रिक फंक्शन आपके सिग्नल में करता है। यानी कि यहां पर आर के बाद, जी ब्लॉक के बाद जो मुझे सिग्नल मिल रहा था आर जी था, और उसमें कुछ वाई सिग्नल ऐड हो रहा था, तो आर जी प्लस वाई आउटपुट मुझे मिल रहा था। अब इस समिंग पॉइंट को मुझे गेन ब्लॉक के पीछे ले जाना है इस तरह से। लेकिन यहां पर अगर मैं इस y सिग्नल को पहले ले लेता हूं, y या x जो नाम देना है दो, तो r प्लस एक्स या r प्लस वाई हो जाता, और फिर r प्लस एक्स या फिर r प्लस वाई इंटू होल रेस टू जी होता था। तो फिर वो बिना काम का x के साथ g मल्टीप्लाई कर देता है, वो मुझे नहीं करना। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो समिंग पॉइंट के पहले सिग्नल आ रहा है उसको 1/g करना पड़ेगा। अब तुम सॉल्व करके देख लो कि r प्लस वाई बाई जी, अब इसको पूरे को g से मल्टीप्लाई करूंगा तो आर जी हो जाएगा, और प्लस y इंटू जी बाई जी कैंसिल होकर वापिस मुझे जो फर्स्ट केस में सिग्नल मिल रहा था सी एस इक्वल टू आर जी प्लस वाई, सेम वही मिल जाएगा। यानी इन शॉर्ट अगर गेन ब्लॉक के पहले लिया समिंग पॉइंट को तो भैया 1/g या फिर गेन ब्लॉक में जो भी सिंबल है उसका 1 करके डाल दो, तो आफ्टर ब्लॉक जो भी तुम्हारी कैलकुलेशन होगी वापस सिंप्लीफाई होकर सेम आपका आउटपुट सिग्नल आ जाना चाहिए। तो अभी हमने इसको पहले लिया है, तो अब समिंग पॉइंट को गेन ब्लॉक के बाद डालते हैं। तो बाद में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस। पहले r, उसमें y सिग्नल आ गया तो r प्लस वाई, अब g है तो r प्लस वाई ब्रैकेट में g। तो
तो अब मैं इस समिंग पॉइंट को आगे लेता हूं, तो अगर नॉर्मली मैं ऐसे ही डायरेक्ट आगे ले लेता हूं तो क्या होता है, तो आर जी ब्लॉक के बाद और प्लस वाई या फिर एक्स जो होगा वो। लेकिन मुझे ओवरऑल पूरे के साथ सेम यही फॉर्मूला लानी है ब्रैकेट में। यहां पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान में रखना, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, ऐसा डायरेक्टली नहीं होता, इसलिए जानबूझकर ये फिगर ली है कि एग्जाम में कई सारे बच्चे इसी तरह से डायरेक्टली लिख देते हैं, ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अगर आपका आउटपुट सिग्नल आता है तो क्या होता, वो होता आर जी प्लस एक्स या फिर आर जी प्लस वाई, जो भी आपका समिंग पॉइंट पे आ रहा है वो। लेकिन जी उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ये लाना है सिग्नल, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये जो समिंग पॉइंट है इसके अंदर एक ब्लॉक घुसेड़ दो, तो फिर वापस तुम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ला सकते हो। यानी अगर तुम्हारा समिंग पॉइंट ब्लॉक के पहले गया तो 1/g और ब्लॉक के बाद आया तो सिर्फ g डालना है, और कुछ ज्यादा आइंस्टाइन का रॉकेट साइंस नहीं लगाना है ना, सिंपल। लो, हे भगवान, इनको शांति, कोई शांति का एड्रेस, लड़की हो तो भाई शांति नाम की लड़की का एड्रेस दे दो, पर मेरा पीछा छूटो यार इनसे, फिर से सवाल पूछने आ गए, देखते हैं क्या फालतू सवाल लाए फिर से बेशरम लोग। हेलो सर, मैं केल्विन बोल रहा हूँ। सर, ये जो समिंग पॉइंट का था कि आगे ले जाना हो ब्लॉक के या फिर पीछे ले जाना हो ब्लॉक के, तो क्या करना है वो तो समझ आ गया। लेकिन सर अगर मेरे पास 2 समिंग पॉइंट हो तो क्या मैं उनको इंटरचेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो उसका कुछ रूल या रिलेशन हो तो समझा दो ना सर, अच्छा रहेगा, बाकी मजा आ रही पढ़ने में। चलो, किसी ने तो कुछ अच्छा सवाल पूछा कि जैसे समझाने में मुझे भी गर्व हो कि हाँ चलो कुछ इंटेलिजेंट सवाल है तो उसका इंटेलिजेंट सोल्यूशन देते हैं, ना कि कुछ फालतू बिन जरूरत का सवाल। हाँ, तो अब बात करते हैं जो केल्विन ने सवाल पूछा वो, कि अगर मेरे पास सीरीज में 2 समिंग पॉइंट है तो मैं उनको स्विच कर सकता हूं या फिर उनकी पोजीशन चेंज कर सकता हूं कि नहीं। तो इसका जवाब देने के लिए भैया हमारे पास है एसोसिएट लॉ, या फिर जिसे बोलते हैं समिंग पॉइंट स्विचिंग लॉ। तो वो कुछ इस तरह होता है कि आपके पास मान लो एक इनपुट आ रहा है R1 और आउटपुट मिल रहा है कुछ C या जो भी हो, अब उसके बीच में 2 समिंग पॉइंट है R2 और R3 सिग्नल वाले। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट समिंग पॉइंट पे R1 माइनस R2 मिलेगा क्योंकि वहां पे माइनस R2 आ रहा है, और सेकेंड समिंग पॉइंट पे R1 माइनस R2 प्लस R3 का आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब अगर मैं इनको चेंज करता हूं तो क्या होगा, इंटरचेंज करूं तो R2 की जगह R3 और R3 की जगह R2, तो कुछ नहीं होगा, आउटपुट वैल्यू तो सेम ही आएगी, कैलकुलेट करके देख लो, अलजेब्राइक प्लस माइनस ही है भैया। लेकिन अगर मान लो बीच में तीसरी पार्टी यानी ब्लॉक बीच में घुसेड़ दिया हमने, तो भैया ये इतना सिंपल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो R1 माइनस R2 इंटू G1 और प्लस R3 आएगा, लेकिन अगर अब मैं इन्हें इंटरचेंज करूंगा तो मुझे मिल जाएगा R1 प्लस R3 इंटू G1 माइनस R2। तो R2 और G1 यानी ब्रैकेट जो रिलेशन था वो यहां पे हमने बिगाड़ के रख दिया है, तो यहां पर आपका आउटपुट बदल गया, इसलिए ये इनवैलिड होगा। इसलिए ये बात याद रखना, अगर आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 समिंग पॉइंट हैं, उनके बीच में कोई ब्लॉक नहीं है, तो तुम उन दोनों को अगर उनको इंटरचेंज करने से आपका सोल्यूशन इजी हो रहा हो तो इंटरचेंज कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर बीच में तीसरी पार्टी ब्लॉक घुस गया तो भैया उनको नहीं छेड़ो तो ये अच्छा है। और ये एसोसिएट लॉ भी तभी लगाना है जब इसको करने से कुछ सोल्यूशन इजी बन रहा हो, बाकी बेवजह इसको लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे मेन कि अगर एक माइनर फीडबैक लूप हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा तुम लोगों की फीडबैक लूप क्या है। तो देखो भैया, एकदम सिंपल अपना जो ब्लॉक डायग्राम आता है कि एक सिग्नल इनपुट है R, उसके बाद एक समिंग पॉइंट है जिसमें फीडबैक आ रहा है H, बाद में उसके बाद आ रहा है गेन ब्लॉक G, और फाइनली टेक ऑफ पॉइंट जहां से फीडबैक निकल रहा था उसके बाद आ रहा है आउटपुट C। तो इस टाइप का जो सेटअप होता है जिसमें एक गेन ब्लॉक और एक फीडबैक ब्लॉक H होते हैं, उसे हम कहते हैं माइनर फीडबैक लूप। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उछल रहा होगा कि इसमें और पैरेलल वाले में क्या फर्क है। तो भैया एक ही फर्क है कि पैरेलल वाले में जितने भी ब्लॉक्स थे उन सबकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी, यानी फॉरवर्ड पाथ था। लेकिन यहां पर ऊपर वाला तुम देख सकते हो, G वाली जो लाइन है वो फॉरवर्ड पाथ है और H जो है वो राइट से लेफ्ट आ रही है, यानी वो फीडबैक पाथ या बैकवर्ड पाथ है। तो इन दोनों को तुम प्लस नहीं कर सकते सिंपली। तो यहां पर एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है, उसके बाद कुछ इस तरह से मिलता है कि ऊपर G यानी जो आपका ऊपर का ब्लॉक था गेन वाला, वो डिवाइड बाय 1
प्लस और माइनस ऊपर वाला ब्लॉक इंटू नीचे वाला ब्लॉक। तो अब यहां पर ये जो प्लस माइनस है इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है कि अगर आपके फीडबैक लूप में प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा, और फीडबैक लूप में ये जो एच का सिग्नल है माइनस होता तो यहां पर प्लस आता। ये कैसे सॉल्व होता है ये मैं अगले लेक्चर में बताने वाला हूं स्पेशली, लेकिन अभी इतना याद रखो कि अगर कभी इस तरह का फीडबैक लूप सॉल्व करना हो तो ऊपर वाला ब्लॉक डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस ऊपर वाला ब्लॉक इंटू नीचे वाला ब्लॉक यानी फीडबैक वाला ब्लॉक। तो सिंपल इतना सा रूल फॉलो करके तुम एक फीडबैक लूप को सॉल्व कर सकते हो। लो, इसी की कमी थी, ये महाशय भी आ गए। बोलो भाई बोलो, तुम भी बोल लो क्या सवाल पूछना है तुम्हें। आज तुम लोगों का ही दिन है, तीनों आ गए नमूने। तो देखते हैं क्या सवाल है इसका अब। हेलो सर, बोरोबॉट हियर। सर, ये फीडबैक लूप, समिंग पॉइंट गेन ब्लॉक और टेक ऑफ पॉइंट गेन ब्लॉक के फॉर्मूला रिलेशन तो याद हो गए सर, लेकिन अगर मान लो कि मुझे समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट की पोजीशन को अल्टरनेट या फिर चेंज करना हो तो उसके लिए कोई रूल है तो वो समझा दो ना सर, क्योंकि मेरे कॉलेज में एक ऐसा असाइनमेंट दिया है जिसमें मेरे ख्याल से अगर मैं दोनों की पोजीशन चेंज कर दूं तो मेरा सोल्यूशन इजी हो जाएगा। तो अगर समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट वाला कोई रूल हो तो वो भी बता दो ना सर। वाह, लगता है आज ये लोग बादाम खा के आए हैं। भले चलो माना कि पहले वाले नमूने ने कुछ फालतू सवाल पूछ लिया जिसे पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद आज भैया इन लोगों ने दिल खुश कर दिया। दोनों ने कुछ ढंग के सवाल पूछे हैं तो उसके सवाल को मैं जवाब देता हूं भैया। तो जो बोरोबॉट ने पूछा कि अगर समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू इंटरचेंज करनी हो या पोजीशन चेंज करनी हो तो उसके लिए कोई रूल तो भैया है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इन रूल्स को तुम फॉलो ना करो तो अच्छा है, क्योंकि ये क्रिटिकल रूल्स कहलाते हैं और इनको तब तक यूज ना करो जब तक इनके बिना सॉल्व ना हो सके। यानी हार्ड पड़े तो चले, लेकिन तुम ये सोचो कि ये करने से इजी हो जाएगा तो भैया और हार्ड हो जाएगा तुम्हारा काम। इसलिए इन रूल्स को, रेयर मेथड या क्रिटिकल केसेस को तुम तब तक यूज मत करो जब तक इसके बिना सॉल्व ही ना सके। और एक बात बता दूं, ये जो रूल है ये गेट के अंदर काम लगते हैं, बाकी नॉर्मल तुम लोगों की यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ ज्यादा ऐसे पूछा ही नहीं जाते। तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट या फिर समिंग पॉइंट आफ्टर ईच अदर, यानी दोनों की पोजीशन चेंज करना। तो इस तरह की मेरी कंडीशन है कि एक समिंग पॉइंट है और एक टेक ऑफ पॉइंट है उसके पहले, और मुझे टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के आगे डालना है। तो अब इस जनरल कंडीशन को पहले एनालाइज करते हैं भैया। तो पहले मेरा सिग्नल आ रहा था R1 और वहां से जो ब्रांच यानी टेक ऑफ पॉइंट निकल रही थी उसमें मुझे x = R1 मिल रहा था, और फिर मुझे समिंग पॉइंट में मिल रहा था R1 प्लस और माइनस y। और अगर अब मैं इसे आगे पीछे करता हूं तो अब देखते हैं एनालाइज करके, तो यहां पर मेरी वैल्यू चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि पहले मुझे जो मिल रहा था उसमें से फीडबैक या फिर ये जो R1x निकल रहा है x = R1, वो निकलने के बाद जो आ रहा था वो R1 प्लस और माइनस y होता है। लेकिन यहां पर जो z है वो जानबूझकर मैंने z लिखा है क्योंकि यहां पर वो वैल्यू x के बराबर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर मैं z की वैल्यू निकालूं तो R1 प्लस और माइनस y आएगी। तो या इस वैल्यू को मुझे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का सेटअप करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स वाला, कि ये जो समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट लिया है वहां पर मुझे एक और समिंग पॉइंट घुसेड़ना पड़ेगा। कैसे? कि देखो R1 प्लस और माइनस y, ओके। अब वापस यहां से बाहर निकलते वक्त जो प्लस आ रहा है उसको मुझे वापस कैंसिल करना पड़ेगा। यानी अगर R1 प्लस y आ रहा था तो मुझे माइनस y देना पड़ेगा, और R1 माइनस y आ रहा था उसको प्लस y देके वापस उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो एक और समिंग पॉइंट यहां पे घुसेड़ना पड़ेगा टेक ऑफ पॉइंट के बीच में। तो ऐसी फालतू चीज तुम करो, इससे अच्छा मैं रिकमेंड करूंगा कि जब तक हो सके इसको अवॉइड करो, क्योंकि इससे तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तुम्हें उसे सिंप्लीफाई करना है ताकि तुम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सको। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है, एकदम रेयर केस, यानी गेट एग्जाम या आईएएस क्या बोलते हैं यार, आईएएस के एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए कभी कभी ऐसी कंडीशन आते हैं कि जब तुम्हें ये यूज करना पड़ सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुम ऐसी गलती ना करो तो ही अच्छा है, और ऐसा पूछेंगे भी नहीं वो लोग। अब हमने टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के आगे डाला, तो उसी तरह उसके पहले भी तो लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं अगर पहले लेते तो क्या होता। तो ये जो R1 प्लस y यहां पे निकल रहा था वो सिर्फ मुझे R1 मिलता। अब मुझे इसमें वापस y घुसेड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बीच में घुसेड़ दो एक और समिंग पॉइंट।
तो R1 प्लस और माइनस वाई मिल जाएगा और वहां पर भी R1 प्लस और माइनस वाई मेंटेन रहेगा। यानी इन शॉर्ट अगर तुम ये जो टेक ऑफ पॉइंट है इसको समिंग पॉइंट के आगे पीछे करते हो तो उस टेक ऑफ पॉइंट के अंदर एक और समिंग पॉइंट घुसेड़ना पड़ता है विथ सेम वैल्यू। और ये कंडीशन बहुत ही रेयर केस है या फिर क्रिटिकल रूल है जो तुम्हें कभी अगर इसके बिना सॉल्व ना हो तभी करना है। बाकी गेट में तुम प्रिपेयर करना हो तो पूरी छूटे प्रैक्टिस कर सकते हो तुम। और लास्ट ये थोड़ा टिपिकल केस है कि अगर तुम्हें नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी फीडबैक बनाना, तो पहले तो भैया नॉन यूनिटी फीडबैक क्या होता है, ये होता है कि तुम्हारे पास कुछ इनपुट है R, उसमें गेन आ रहा है G, आउटपुट आ रहा है C और कुछ फीडबैक आ रहा है H, तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिटी फीडबैक। यूनिटी फीडबैक क्या होता है? यूनिटी फीडबैक वो होता है जहां पे H नहीं होता, सिर्फ एरो होता है। तो अगर मुझे यहां पर ये H का ब्लॉक हटाना है तो कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ कुछ ऐसा होता है कि पहले तो ये समझ लेते हैं, यहां पर अगर मैं C की वैल्यू देखूं तो C इक्वल टू G आएगा और R अगर देखूं तो R इक्वल टू 1 प्लस GH आएगा। और मुझे इसे मेंटेन करना है तो कुछ इस तरह करना पड़ेगा। पहले तो R इंटू 1/H करना पड़ेगा और फिर ये जो मेरा समिंग पॉइंट है वहां से H निकाल के मुझे कुछ निकाल देना है और उसको G से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जहां पर G था वहां पे G इंटू H आ गया और जहां पे कुछ नहीं था H था वहां से खाली हो गया और जहां पे कुछ नहीं था वहां पे 1/H डाल दिया। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो R/H यानी R डिवाइड बाई H माइनस 1 इंटू GH, तो कुछ ऐसा दिखने मिलेगा कि C बाय R इक्वल टू 1/H इंटू GH बाय 1 प्लस GH। तो इसको सॉल्व करोगे तो वापस ऊपर वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी क्योंकि H वापस कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से जो नॉन यूनिटी फीडबैक होता है यानी जिसमें कुछ H1 H2 या कुछ भी वैल्यू हो, तुम उसको हटाकर सिर्फ एरो वाले यूनिटी फीडबैक बना सकते हो। बस कंडीशन एक है कि ब्लॉक में उसको मल्टीप्लाई कर दो और समिंग पॉइंट के पहले उसका 1 बाय वैल्यू डाल दो, तो तुम उसे यूनिटी फीडबैक बना सकते हो। यह भी बहुत ही रेयर केस है जो कभी कभी ही करना पड़ सकता है, बाकी इसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इन 11 रूल्स के साथ हमारा ब्लॉक डायग्राम का पंचनामा जो है यानी पूरी जो उसकी पुराण है, जो उसका लॉजिक है, वो इन्हीं में छुपा हुआ है। तो इतने तुम रूल को याद रख लो भैया तो तुम्हारे लाइफ सेट है, लाइफ झिंगा लाला है। इन ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करने के लिए ये 11 रूल्स ही काम लगने वाले हैं। और अगली बार हम इनके एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगा तुमको कि इन रूल्स को कैसे अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। और फिर से अगर पढ़ाई का कीड़ा उछले तो अब तो तुम्हें पता है कि सर कहाँ फोड़ने आना है। और हाँ, हमने कुछ नया धंधा चालू किया है भैया, धंधा नहीं मुफ्त की सेवा समझ लो कि अगर तुम्हें कोई भी बुक या स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे ब्लॉग पे जाके सर्च कर लो, मिल जाएगी डाउनलोड लिंक के साथ, वो भी 100% वर्किंग। और वर्क ना करे तो पैसे वापस, वैसे पैसे तो ले नहीं रहे, तुम्हारी मर्जी। चलो बाय।